नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो पृथ्वी के बारे में है, यानी कि अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और ये इम्पोर्टेंट लेक्चर हो जाता है ज्योग्राफी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम पृथ्वी को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसकी स्थिति कैसी है, हमारे यहाँ पर ऋतुएं कैसी चेंज होती है, यहाँ पर जो सूरज का प्रकाश है वो किस तरीके से पृथ्वी पर पड़ता है। इन सभी बातों को हम यहाँ पर जानेंगे। अक्षांश देशांतर रेखा क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, पृथ्वी जो है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उसमें से पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर है, यानी कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी स्थित है। इसके आगे बुध और शुक्र ग्रह है, ये बुध हो गया और ये शुक्र हो गया। तो सूर्य से तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। उसके बाद मंगल आ गया, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति जो है, मैंने आपको कहा था कि ये गैसीय ग्रह है और शनि भी गैसीय ग्रह है। ये जो अरुण और वरुण ग्रह है दो, ये बर्फ से बने हुए हैं। अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी बेल्ट है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, छोटे छोटे टुकड़े, इस बेल्ट को कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह पट्टी। इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, वो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी स्थित है। और ये जो बाहर की जो पट्टी है, इसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं, बोना ग्रह पट्टी। ये जो है, ये सोलर सिस्टम के बाहर स्थित है, यानी कि ये जो वरुण है इसके बाहर ये पट्टी स्थित है। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ग्रह नहीं बन सके। ये जो मैंने आपको बोला था कि इसके सूर्य के ही ये टुकड़े हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते रहे, और ये छोटे छोटे टुकड़े जो है वो इसकी परिक्रमा लगाते हैं सूर्य की। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पर जीवन संभव है। अगर पृथ्वी थोड़े से आगे होती, सूरज के निकट होती, तो ये बहुत ही गर्म होती, यहाँ पर पानी नहीं होता। और अगर सूर्य से दूर होती तो या तो गैसीय अवस्था में होती या बर्फ की अवस्था में होती। तो ये एक ऐसे स्थान पर है जहां पर पानी है, जहां पर जीवन संभव है। तो हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर स्थित है। देखिए, पृथ्वी जो है उसमें 71% भाग जल का है और 29% भाग भूमि है, यानी कि जल इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग 2073 किलोमीटर है, इसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर, और इसका जो द्रव्यमान है वो 5.97219 गुना 10 की घात 24, जो 10 की पावर 24 है, केजी, यानी कि इसका द्रव्यमान ये है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, पर इसमें उपसौर और अपसौर अवस्था में पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से वो अलग अलग होती है। अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी, यानी कि सूर्य से उसकी कम दूरी होगी, तो उसको उपसौर कहेंगे। और इस समय सूर्य और पृथ्वी के लगभग 14.73 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होती है। 14.73 किलोमीटर उपसौर की अवस्था में इसकी दूरी होती है, यानी कि इस समय पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। 3 जनवरी को ये उपसौर होता है। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, यानी कि सूर्य से दूर होती है, तो उसको अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होता है, और इस समय सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो 15.24 करोड़ किलोमीटर होती है। इसलिए इसके बीच की दूरी हम लेते हैं 15 करोड़, मोटे तौर पर 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी हम ले लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सूर्य की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, पर उपसौर और अपसौर में इसकी दूरी बदलती है, पर आपको 15 करोड़ ही ज्यादातर दिया जाएगा। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, और चंद्रमा से दूरी जो है पृथ्वी की वो 3,84,000 किलोमीटर है, और चंद्रमा से जो प्रकाश आता है वो 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है।
तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है पृथ्वी के बारे में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, यानी कि अपने स्थान पर ये झुकी है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि पृथ्वी को कहा गया कि पृथ्वी पूरी गोलाकार है। पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोलाकार कहा कि ये पूरी गोलाकार है, पर बाद में ये कहा कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी नाशपाती के आकार की है। गैलीलियो ने ये कहा था। बाद में पता चला कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है, यानी कि आपने एक संतरा देखा होगा वो कैसे चपटा होता है ऊपर से, तो इस तरीके से ध्रुवों पर चपटी है और साइड में ये फैली हुई है। इस तरीके से ये पृथ्वी है, ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और साइड में फैली है। तो ये जो पृथ्वी है वो अपने स्थान पर सीधी खड़ी नहीं है, यानी कि ये अपने स्थान पर अक्ष पर सीधी नहीं है, ये झुकी हुई है। ये अपने स्थान पर सीधी नहीं है, ये झुकी है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी है और अपने तल से ये जो है वो 66.5 डिग्री झुकी है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं होकर ऐसी है, झुकी हुई है। अब देखिए इसके झुकने से यहाँ पर दिन और रात में फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं पर सूर्य का प्रकाश जल्दी आ जाता है और कहीं पर सूर्य का प्रकाश देरी से पहुंचता है। तो इससे दिन और रात में फर्क पड़ता है, ऋतुओं में फर्क पड़ता है। यहाँ पर जो सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो ये पृथ्वी के झुके होने के कारण ही होती है। ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और अपने तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी से यहाँ पर जो ऋतुएं हैं वो चेंज होती है और अपने ये जो तल पर चक्कर लगाती है, इससे दिन और रात बदलते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है जब अपने तल पर चक्कर लगाती है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए पृथ्वी जो है वो जब अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि अपने अक्ष पर जब ये घूमती है तो वो 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है। अब अपने अक्ष पर वो 24 घंटे में घूमने पर अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। और पृथ्वी सूर्य के भी चारों ओर घूमती है 365 दिन 6 घंटे में, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो देखिए जब पृथ्वी अपने तल पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उससे दिन और रात होते हैं। यानी कि अपने अक्ष पर ये घूमी तो इस वाले पोर्शन पर दिन होगा और इस वाले पोर्शन पर रात होगी। तो देखिए ये जो दिन और रात होती है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से ही होती है और 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और देखिए ये जो लाइन होती है जहां पर प्रकाश आखिरी में पड़ता है, ये जो लाइन है, ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये जो बीच का वृत्त है, इसे बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त इसे कहा जाता है, तो इससे भी पूछा जाता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों, ये सूर्य है, इसके चारों ओर भी अपना चक्कर पूरा करती है। कितने में? 365 दिन 6 घंटे में अपना ये चक्कर पूरा करती है। सूर्य की परिक्रमा ये पूरा कर लेती है, जिससे एक साल पूरा हो जाता है। तो देखिए पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूमती है और अपने अक्ष का पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। हम 24 घंटे बोलते हैं, पर 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में ये अपने अक्ष पर अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। कहने को हम 24 घंटे ले लेते हैं, पर इसका पूरा चक्कर जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में पूरा होता है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, जिसे सौर वर्ष कहा जाता है। और हमारे जो हिंदू कैलेंडर में नक्षत्र वर्ष किसे कहते हैं, जब पृथ्वी 366.26 बार घूमती है तब वो सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है। अब आप बोलोगे कि ये क्या कंफ्यूजन है, हमने तो सुना था कि 365 दिन में ही पृथ्वी घूमती है, ये तो 366.26 बार, ये क्या हो गया, नक्षत्र वर्ष और सौर वर्ष क्या होता है।
तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता कि सौर वर्ष और नक्षत्र वर्ष में क्या अंतर होता है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। ये यूनानियों ने अपना कैलेंडर बनाया जिसे सौर वर्ष कहा गया। यानी कि जब पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे पूरे कर लेगी तो वो सूर्य का चक्कर पूरा कर लेगी, यानी कि सूरज का पूरा एक चक्कर कर लेगी और उसे हम एक साल कहेंगे। पर हम 365 दिन ही सुना है, आपको पता होगा 365 दिन होते हैं एक साल में, तो ये 6 घंटे कहां पर गए। तो देखिए, एक पोप थे जो चर्च में होते हैं पोप, आपने सुना होगा, ग्रेगरी नाम था उनका, ग्रेगरी पोप। उन्होंने क्या किया कि इन 6 घंटों को, यानी कि 1 साल के 6 घंटे, 2 साल के 6 घंटे, 3 साल के 6 घंटे और 4 साल के 6 घंटे, इन सभी को मिलाकर 24 घंटे बना दिए। यानी कि 24 घंटे, जब इन 6-6 घंटों को जब मिलाया गया तो 24 घंटे हो गए, यानी कि एक दिन पूरा हो गया। और इस एक दिन को इन्होंने फरवरी के 29 दिन में ऐड कर दिया। यानी कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, जब लीप वर्ष होता है तो उसमें क्या होता है, 29 दिन होते हैं। यानी कि 2024 जो है वो लीप वर्ष है, यहाँ पर 29 दिन हो गए फरवरी में। तो ये था, पूरे साल में 6 घंटे बच जाते थे। इन 6 घंटों को 4 साल में जोड़कर इन्होंने 24 घंटे एक दिन बना दिया और उसके बाद इस एक दिन को 29 फरवरी में जोड़ दी, यानी कि 29 फरवरी यहाँ पर जोड़ दी, जो 4 साल में एक बार आती है। तो इसका फंडा आपको समझ आ गया कि ये जो 6 घंटे बचे थे इसको इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया, 29 फरवरी यहाँ पर बना दिए, जो 4 साल में एक बार आती है। 6-6 घंटों को मिलाकर इन्होंने एक दिन बनाया और उसे फरवरी में जोड़ दिया, तो इसे सौर वर्ष कहा गया। अब हमारे हिंदू कैलेंडर अलग होते हैं, हमारे हिंदू कैलेंडर का जो नया साल है वो अलग आता है। तो इसमें क्या है, नक्षत्र वर्ष क्या होते हैं। इसमें कहा गया कि पृथ्वी जब 366.2 बार घूमेगी, ध्यान से सुनना, यानी कि पृथ्वी एक बार घूमी, 2 बार घूमी, 3 बार घूमी, ऐसे ऐसे करके पृथ्वी 366.26 बार जब घूम लेगी तो वो सूर्य का चक्कर पूरा कर लेगी और उससे एक वर्ष पूरा हो जाएगा। तो नक्षत्र वर्ष में 366.6 बार जब पृथ्वी घूमती है तो एक साल पूरा होता है। और ये जो सौर वर्ष है इसमें 365 दिन 6 घंटे में एक साल पूरा होता है। तो इसका पूरा जो फंडा है वो यही है, इसमें अलग लिया गया है, इसमें अलग लिया गया है, इसीलिए हिंदू कैलेंडर हमारे अलग होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक है, इससे हमें किसी देश की अक्षांश रेखाओं से हमें किसी देश के बारे में पता चलता है कि वहां पर जलवायु क्या रहेगी। यानी कि अगर एक अक्षांश में ये देश पड़ता है, दूसरा देश, तीसरा देश एक ही अक्षांश रेखा में पड़ते हैं तो वहां पर जो जलवायु होगी वो एक समान होगी। इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, पृथ्वी को जब बीच से काटा गया, इसको बीच से काटा गया, आप संतरे को काटते हैं, सेब को काटते हैं, तो बीच से जब काटते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा गया, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। तो इन 2 भागों में जब पृथ्वी को बांटा गया और ये जो बीच की जो लाइन थी इसे 0 डिग्री रेखा कहा गया, इक्वेटर भी इसे कहते हैं, भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं, विषुव रेखा भी इसे कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम होता है ना, जैसे मान लीजिए उसका असली नाम है सुरेश, तो घर में उसे चिंटू पिंटू कह के बुलाएंगे। तो इसी तरीके से इस 0 डिग्री के भी नाम है, भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं, इक्वेटर भी इसे बोलते हैं, इसे विषुव रेखा भी बोलते हैं। तो इसके ये सारे नाम हैं। पर ये जो 0 डिग्री है ये पृथ्वी को बीच से काट लेती है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए, इसी से हम एक अक्षांश रेखा, 2 अक्षांश रेखा, 3 अक्षांश रेखा ऐसे भी माप सकते हैं, पर इसे हम डिग्रियों में मापते हैं। यानी कि यहां से यहां पर 15 डिग्री और उसके बाद यहां से 30 डिग्री,
यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 डिग्री, और यहाँ पर 45 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री, 75 और 90, यानी कि 90 डिग्री तक इसे हम देखते हैं। और इसी तरीके से साउथ में भी, दक्षिण में भी हम 15, 30, 45, 60 और 70, 90 ऐसे हम यहाँ पर अक्षांश रेखाओं को बांटते हैं। तो देखिए अक्षांश रेखाएं क्यों बनाई गई? देखिए पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं ऐसी घूमी हुई हैं, यानी कि ये पूरे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है, तो इसे 60 डिग्री कहा गया। ये अक्षांश रेखाएं ऐसे पूरे पृथ्वी को घेरे रखती है। तो देखिए जब एक अक्षांश रेखाओं पर जलवायु एक समान है, यानी कि मान लीजिए ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है, तो यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर दूसरा देश है, यहाँ पर तीसरा देश है, तो यहाँ की जो जलवायु होगी वो एक समान होगी। तो इसलिए अक्षांश रेखाओं को पढ़ना जरूरी हो जाता है। और इसमें कुछ ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यहाँ पर जो कटिबंध पढ़ते हैं उसके लिए हमें अक्षांश रेखाओं को पढ़ना जरूरी हो जाता है। आगे हम कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अक्षांश रेखाओं का काफी रोल होगा। तो देखिए कटिबंध हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए 0 डिग्री के बाद, यानी कि आप यहां पर देख लीजिए, आपने सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये क्या है? देखिए ये 0 डिग्री है जिसमें पृथ्वी को बीच से काटा गया है। इसके बाद ये जो है ये 23.5 डिग्री लिया गया है, यानी कि नॉर्थ में 23.5 डिग्री, साउथ में 23.5 डिग्री। इसे क्या कहा गया? नॉर्थ में इसे 23.5 डिग्री लिया गया तो इसे कर्क रेखा कहा गया। यानी कि आप यहां पर समझिए कि ये पृथ्वी है हमारी, इसे बीच से काट दिया गया, इसे 0 डिग्री कहा गया, भूमध्य रेखा कहा गया। इसके 23.5 डिग्री पर एक रेखा ली गई, 23.5 डिग्री पर एक रेखा ली गई जिसे कर्क रेखा कहा गया। ये जो कर्क रेखा है इसे 23.5 डिग्री रेखा कहा जाता है। दक्षिण में एक रेखा ली गई, इसे मकर रेखा कहा गया, इसे भी 23.5 डिग्री लिया गया, इसे मकर रेखा कहा गया। और दूसरी जो रेखा है यानी कि 66.5 डिग्री रेखा ली गई, 66.5 डिग्री भी रेखा ली गई, और दक्षिण में भी 66.5 डिग्री रेखा ली गई। अब ये अक्षांश रेखाएं क्यों ली गई और इसका क्या महत्व है? देखिए जब सूरज 0 डिग्री पे होता है, यानी कि जब सूरज 0 डिग्री में होता है तो उसकी जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है। यानी कि जब सूरज मार्च में 21 मार्च को यहां पर सूरज लंबवत होगा, यानी कि लंबवत होगा, तो यहां पर भूमध्य रेखा पर जो भी देश होंगे वहां पर सूर्य की किरणें जो है वहां पर जो जलवायु है वो सेम होगी। जब सूरज मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून को यहां पर सूरज जो होगा वो लंबवत पड़ेगा, यानी कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूरज लंबवत पड़ेगा। इसीलिए नॉर्थ में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये 23.5 डिग्री पर ये लंबवत होगा। फिर उसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सूरज जो है वो फिर से भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर लंबवत सूरज होगा। तो ये जो है कर्क और मकर रेखा है, ये सूरज यहां से आगे नहीं जाता, यानी कि सूरज जो है वो कर्क रेखा तक जाएगा, उसके बाद फिर से लौट जाएगा, और उसके बाद ये नीचे चला जाएगा और फिर से ऊपर, यानी कि ये मार्च में यहां पर है, अप्रैल, मई, जून में ये कर्क रेखा पर होगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर से ये भूमध्य रेखा पर होगा, 0 डिग्री पे होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये मकर रेखा पर होगा। तो ये कर्क और मकर रेखा इसलिए ली गई है। देखिए जब सूरज कर्क रेखा पर होगा तो इसकी जो किरणें हैं वो 66.5 डिग्री तक ही आएगी, यानी कि जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, यहां पर ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। यानी कि अगर सूरज जो है वो कर्क रेखा पर है तो इसकी किरणें जो होंगी वो आर्कटिक वृत्त पर ही पड़ेंगी, यानी कि 66.5 डिग्री तक ही इसकी किरणें पड़ेंगी, इसके ऊपर इसकी किरणें नहीं जाएंगी। इसीलिए उत्तरी जो ध्रुव है, यानी कि ये जो ध्रुव का एरिया है यहाँ पर साल भर बर्फ होती है, और दक्षिण का जो एरिया है इसमें भी साल भर बर्फ होती है। यानी कि जब सूरज मकर रेखा पर होता है तो इसकी जो तिरछी किरणें हैं वो 66.5 डिग्री तक ही पड़ती है, जिसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर बर्फ होती है। आपने सुना होगा कि अंटार्कटिका क्षेत्र में
पूरा साल बर्फ होती है, तो इसका यही कारण है कि सूरज की किरणें जो है वो यहाँ पर तिरछी पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें काफी ज्यादा नहीं होती। तो इसका यही मतलब है कि सूर्य जब कर्क रेखा में होगा तो इसकी जो तिरछी किरणें पड़ेंगी वो 66.5 डिग्री तक ही पड़ेगी, जिसे आर्टिक वृत्त कहा जाएगा। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये यही निर्धारित करती हैं। और देखिए जो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा, इन दोनों के जो बीच में जो क्षेत्र होगा, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच में जो क्षेत्र होगा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। आपने सुना होगा कि उष्ण कटिबंध ये वाला क्षेत्र होता है, जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो बीच का जो पोर्शन होता है उसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाएगा। फिर उसके बाद उपोष्ण कटिबंध आता है, फिर शीतोष्ण कटिबंध आता है, फिर शीत कटिबंध आता है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। तो ये जो अक्षांश रेखाओं का जो फंडा है वो यही है कि ये जो है वो सूर्य की किरणें जो है वो निर्धारित करती है कि सूर्य की किरणें कहां पर कैसे पड़ेगी। तो देखिए जो सूर्य की किरणें यहाँ पर आती, जब सूरज यहाँ पर कर्क रेखा पर होती है तो यहाँ पर 66.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और यहाँ पर मध्य रात्रि में भी सूर्य चमकता है। आपने सुना होगा कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, कि जहां पर मध्य रात्रि पर भी सूर्य चमकता है तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। यहाँ पर भी ऐसा होता है 66 डिग्री में, यहाँ पर भी सूर्य चमकता है मध्य रात्रि में, पर यहाँ पर कोई रहता नहीं, इसलिए यहाँ पर किसी ने सूरज को देखा नहीं। तो मध्य रात्रि का सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। अब इससे क्वेश्चन बनता है, देखिए मकर रेखा में ये जो है 66.5 डिग्री जिसे मकर रेखा कहा गया, इसे एक नदी 2 बार काटती है, यानी कि ये नदी आई, इसे एक बार काटा और उसके बाद फिर से 2 बार काट दिया। तो ये लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका में स्थित है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है जो अफ्रीका में स्थित है। अब देखिए जो भूमध्य रेखा है उसे भी एक नदी 2 बार काटती है, वो नदी है कोंगो नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार ऐसे काटती है। और कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, कर्क रेखा को काटती है माही नदी, तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है। तो ये नदियां इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, जो भूमध्य रेखा है उसे कोंगो नदी 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको कहा, तो ये 90 डिग्री तक यहाँ पर फैली होती है, यानी कि 30, 45, 60, 75 और 90। आगे हम कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाएं इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे पता लग गया होगा कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं 3, ये क्यों ली गई है, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री ही क्यों ली गई, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल से ये 66.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए ये 23.5 और 66.5 डिग्री लिया गया। तो ये थी अक्षांश रेखाएं। अब हम देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। देखिए जैसे अक्षांश रेखाओं में हमने पृथ्वी को बीच से काट दिया था, इसी तरीके से देशांतर रेखाएं जो होती है उसमें पृथ्वी को हम बीच से काट देते हैं ऊपर से नीचे तक, यानी कि यहाँ तक। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ देशांतर रेखा हमारी क्या होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और ज्योग्राफी में ये सब बातें समझना जरूरी हो जाती है। तो देखिए देशांतर रेखा ये पृथ्वी है। देशांतर रेखा हम पृथ्वी को ऐसे काटते हैं देशांतर रेखाओं में। ये पूर्वी भाग हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया और ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, समय निर्धारित रेखा भी इसे कहा जाता है। मैंने आपको कहा कि घर में नाम अलग होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम वैसे तो सुरेश होगा या रमेश होगा और घर में उसे चिंटू पिंटू कहकर बुलाएंगे, तो इसी तरीके से इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे जो कहते हैं वो समय निर्धारित रेखा भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया का जो टाइम है वो इसी से निर्धारित होता है। आपने सुना होगा GMT, ग्रीनविच मेन टाइम। GMT जो होता है वो यही रेखा निर्धारित करती है। यहाँ पर टाइम आगे होगा, यहाँ पर टाइम पीछे होगा, तो आगे हम देखेंगे। देखिए ये जो देशांतर रेखाएं हैं इसे बीच से काटा गया है,
ये इसे 0 डिग्री कहा गया। अब देखिए 0 डिग्री पे चलते हुए हम यहाँ पर 0 डिग्री ले लिया, उसके बाद हम यहाँ पर ले गए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और ऐसे करते करते 180 डिग्री पर यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। यानी कि पृथ्वी के इस वाले पोर्शन को हम मिलाएंगे तो 180 डिग्री यहाँ पर होगा और दूसरे पोर्शन को जो हम मिलाएंगे तो 180 डिग्री ये हो गया। यानी कि 180 डिग्री हो गया 360 डिग्री। यानी कि जब पृथ्वी पूरा घूमेगी 360 डिग्री तो वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेगी, यानी कि एक दिन पूरा हो जाएगा। और इसका आधा क्या हुआ, यानी कि यहां पर 0 डिग्री रेखा है, इसके पीछे ही बिल्कुल पीछे आप यहां पर देखिए कि ये 0 डिग्री है, आप यहां पे देख सकते हैं ये 0 डिग्री है, इसके पीछे ही 180 डिग्री है। यानी कि 180 डिग्री को हम डेट लाइन मानते हैं, क्योंकि 180 डिग्री यानी कि 12 घंटे बाद दिन चेंज हो जाता है। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो जब पृथ्वी 180 डिग्री घूम लेती है तो वो आधा दिन पूरा कर लेती है और वो दूसरी तरफ आ जाती है। यानी कि पृथ्वी जो है वो यहां पर देखिए आप कि पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री घूमती है। पूरा चक्कर जो ये लगाती है वो 360 डिग्री लगाती है, यहां पर भी 180, यहां पर भी 180। तो पृथ्वी 360 डिग्री में अपना पूरा चक्कर लगाती है। दिन कितना होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो इसमें काट लीजिए, 0 से 0 गया, 6 छिके 36 और 6 चौके 24। तो यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट हुए। जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी तो वो 4 मिनट पूरा कर लेगी और जब 180 डिग्री घूमेगी तो वो 12 घंटे पूरे कर लेगी। यानी कि हमारा जो है वो दिन चेंज हो जाएगा, एक दिन यहां पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे बाद दिन चेंज हो जाता है। तो ये 180 डिग्री को ही हमने डेट लाइन माना, क्योंकि यहां से दिन बदल जाता है। यहां पर 23 तारीख है तो यहां पर 24 तारीख हो जाएगी। तो इसीलिए 180 को डेट लाइन कहा गया। तो आपको पता लग गया होगा कि 0 डिग्री को ही हम टाइम लाइन क्यों कहते हैं। और हमारे इंडिया की टाइम लाइन क्या है, हमारी इंडिया की जो देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री है। तो क्या हुआ कि 5.5 घंटे हम आगे हैं, यानी कि 0 डिग्री से 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे है। तो इसीलिए देशांतर रेखा को यूज किया जाता है, टाइम निर्धारित रेखा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं पर जब ये देशांतर रेखा 1 डिग्री घूमेगी, यानी कि मान लीजिए यहां पर देखिए आप, मैं इसको साफ कर लेता हूं। देशांतर रेखा को हम ऐसे देखते हैं कि देखिए जब ये पृथ्वी है, ये इसमें देशांतर रेखा है। जब देशांतर रेखा 1 डिग्री घूमेगी तो वो 4 मिनट लेगी, यानी कि 4 मिनट लेगी। और यहां पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो इस एक देशांतर रेखा पर एक समान पड़ेगा। यानी कि इस देशांतर रेखा पर यहां पर देश है, यहां पर देश है, तो यहां पर जो देश होंगे एक देशांतर रेखाओं पर, उसका टाइम जो होगा वो सेम होगा। यहां पर भी टाइम सेम होगा, यानी कि यहां पर 12 बजे हैं तो दक्षिण में भी एक देशांतर जो इस पूरी रेखा को काटते हैं इसमें भी 12 बजे होंगे। तो एक देशांतर रेखा पर जो भी देश पड़ते हैं उसका टाइम एक समान ही होता है। इसीलिए इसे टाइम निर्धारित रेखा भी कहते हैं, समय निर्धारित रेखा भी इसे कहा जाता है। देखिए देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा जहां पर मिलती है वो मिलती है गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में मिलती है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। हमने समय निर्धारित रेखा 0 डिग्री को माना और इसके पीछे ही 180 डिग्री को डेट लाइन कहा गया, यानी कि यहां से दिन चेंज हो जाएगा। तो डेट लाइन क्यों कहा गया और ये जिगजैग क्यों होती है। देखिए डेट लाइन को यहां से इसलिए गुजारा गया क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो पार्ट है वो समुद्र है, यहां पर कोई देश नहीं पड़ता है। पर इसे जिगजैग इसलिए कहा गया कि जो रशिया का क्षेत्र है, अगर इसे सीधा ले लिया जाता इस डेट लाइन को, तो यहां पर
दिन अलग होता, यहां पर दिन अलग होता, तो इसीलिए इसको जिगजैग लिया गया ताकि इसका दो भाग ना हो, यहां पर दिन और यहां पर दूसरा दिन स्टार्ट ना हो। देखिए दिन जो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर चेंज होता है, यानी कि यहां पर 24 तारीख है तो इस तरफ क्या होगी, यहां पर 25 तारीख होगी। तो इसीलिए इसे जिगजैग लिया गया ताकि ये किसी देश को दो भागों में ना काट सके। और यहाँ पर बहुत सारे देश नहीं है, यहाँ पर समुंदर है, इसीलिए इसको 180 डिग्री पर लिया गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पता लग गया होगा कि हमने देशांतर रेखाएं 0 डिग्री पे क्यों ली और 180 डिग्री में क्यों ली, क्योंकि 180 डिग्री पर जब पृथ्वी घूमती है तो 12 घंटे का समय लेती है और 12 घंटे में क्या होता है कि हमारा दिन चेंज हो जाता है, क्योंकि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो 12 घंटे में दिन चेंज हो जाता है, इसलिए 180 डिग्री घूमने पर ये डेट चेंज हो जाती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यही महत्व है कि ये जो देशांतर रेखा है ये समय भी निर्धारित करती है और टाइम भी हमें निर्धारित करने में मदद करती है, और अक्षांश रेखाएं जो है वो हमें ये दिखाती है कि यहाँ पर जो जलवायु है, एक अक्षांश रेखाओं पर जितने भी देश पड़ेंगे उसकी जलवायु लगभग सेम होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है, आपने कई बार सुना होगा कि मौसम और जलवायु में क्या फर्क होता है। मौसम और जलवायु क्या होती है, सोचिए आप जरा, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। तो मौसम क्या होता है कि मौसम जो होता है वो एक दिन में कई बार चेंज होता है, यानी कि आज के दिन धूप लगी हुई थी तो शाम को बारिश लग पड़ी, तो मौसम जो है वो एक बहुत ही कम समय में चेंज हो जाता है, एक ही दिन में मौसम चेंज हो जाता है। और जलवायु जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है, जैसे गर्मी हो गई, सर्दी होगी, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, इसलिए इसे जलवायु कहा जाता है। और मौसम क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भूमध्य रेखा पर जो भी देश पड़ते हैं वहां पर दिन में मौसम कई बार बदलता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ेगी तो यहाँ पर गर्मी होगी, जब गर्मी होगी तो पानी वाष्पित होगा और यहाँ पर बारिश जो होगी वो दिन में कई बार होती है। तो भूमध्य रेखा पर बारिश कई बार होती है, दिन में आपको बारिश भी देखने को मिल जाएगी, गर्मी भी देखने को मिल जाएगी और रात को ठंड भी यहाँ पर होती है। तो भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ पर मौसम जो है वो दिन में कई बार चेंज होता रहता है। आगे हम कटिबंध पढ़ेंगे तो उसमें हम अक्षांश रेखाओं को बहुत ही महत्व होता है उसमें अक्षांश रेखाओं को, तो इसीलिए अक्षांश रेखाओं को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए हमारे भारत में कर्क रेखा गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, और वो कौन सा देश है जहां पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो तीनों रेखाएं हैं वो गुजरती हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसे आप याद रखिए कि हमारी जो कर्क रेखा है वो इन सारे राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ज्योग्राफी में समझना जरूरी है, आप इसे रट्टा मारकर याद नहीं कर सकते। जितना ज्यादा इसे समझकर आप आगे चलेंगे उतना ही आपको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आएगा। तो ज्योग्राफी को हमेशा समझा जाता है, इसे रट्टा नहीं मारा जाता। तो अगर आपको ये पता नहीं चला तो दोबारा से इस लेक्चर को देखिए ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल सके। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और मैंने आपको कहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपसौर और उपसौर क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी में जो दिन और रात कैसे होते हैं, पृथ्वी अपने सूर्य का चक्कर जो कितने टाइम में पूरा करती है, सौर वर्ष क्या होते हैं, नक्षत्र वर्ष क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, तो इनके बारे में हमने आज इस लेक्चर में देखा। अगले लेक्चर में हम सूर्य ग्रह कैसे लगता है, चंद्र ग्रह कैसे लगता है, तो उसे हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो हम डिटेल से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम आगे चल के एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको और भी प्रैक्टिस होगी। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए
जय हिंद।